हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। देखिए दोस्तों, कल आप लोगों का पेपर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन फँस सकते हैं। वैसे बजट से अगर क्वेश्चन आता है, तो वो आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट। ये 2000 दिसंबर 2024 में आई थी और 2025, 26, 27 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं। तो इस बार एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या देखना है। वैसे तो रिपोर्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी बता दूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर इससे आया तो ठीक है। तो चलिए, पहले तो हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय बजट, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी थोड़ी देर के बाद में, आप लोग चैनल पे विजिट करिएगा तो आप लोगों को दिख जाएगी। तो बजट की बात करें 2025-26, तो इसका सार मैं आप लोगों को दे दूंगा, कैसे पढ़ा जाता है बजट। सब कुछ वैसे कई बार पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अभी आप लोगों की कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, एक्चुअली हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, उससे पहले तो क्लास इस वजह से बंद हो गई थी, हमारे टैब में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से क्लास अभी नहीं दे पाए थे। 10-12 दिन क्लासेस नहीं चल पाई आप लोग ठीक से। लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर से सारी क्लासेस रिकॉन्टिन्यू हो जाएंगी जैसी क्लासेस चल रही थी। और आप लोगों के लिए वैसे भी मैंने बहुत पर्याप्त आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस में पढ़ा दिया है। वहां से ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पीटी में तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एंड ऑफ द डे, जब आप लोग टेस्ट देने जाएंगे, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, तो आप लोगों को वही चीजें सिर्फ याद रहेंगी जो आपने स्टैटिक में बहुत लंबे समय तक कई बार रिवीजन किया है। जो इतना सारा कंटेंट आपने विजन 365 में बहुत सारी चीजों में आपने पढ़ा होगा, वो याद नहीं रह जाता। बताइए, मैंने आप लोगों को इतना सारा कंटेंट पढ़ाया है विजन 365 में, आप भी सोचिएगा। आप सोचेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा, आप दोबारा से पढ़ेंगे ऐसा लगेगा नया नया है। तो जो मेन चीजें होती हैं जिनका हम बहुत बार रिवीजन करते हैं, और जो सिलेक्शन हमारा उसी से होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट वाला पार्ट होता है जो स्टैटिक से ही रिलेटेड होता है, वही हमें ध्यान रह पाता है। और हमें नई चीजें हमें याद नहीं रह पाती है। मैंने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं, बस बायोलॉजी को छोड़ करके। बल्कि सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कवर कराए गए हैं, ठीक है? तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर दीजिए जा करके। देखिए, सिलेक्शन अगर मेरिट देखेंगे, 40 क्वेश्चन के आसपास जनरल की मेरिट जाती है। 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। आप 2023 का देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन गया था, सिर्फ 37 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि 45 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा कि इस बार मेरे को, वो डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कौन से लेवल का है। हार्ड हो तो मेरिट नीचे जाती है, अगर इजी होगा पेपर तो थोड़ा सा मेरिट ऊपर चली जाती है। लेकिन 45 क्वेश्चन के क्रॉस नहीं कर रही है, तो 45 क्वेश्चन आप लोग काट पीट करके सही करने हैं, ठीक है? तो चलिए, अभी हम लोग बजट देख लेते हैं। तो परेशान नहीं होना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप लोगों को जाकर के पेपर देना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बजट का कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर बजट के ऊपर चलते हैं। देखिए, बजट है जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है 1733 में। ये इसे बुजुट, या फिर जो बुजुट है, या फिर इसे बुजट है, जो चमड़े का एक बैग होता था रेड कलर का, उससे लिया है। तभी इसको हम लोग बजट बोलने लगे। कालांतर में इसका नाम चेंज हो गया, तो इसको बजट बोलने लगे, ठीक है? देखिए, अगर हम बात करें बजट आखिर है क्या भला, तो बजट है, ये गवर्नमेंट के आगामी वर्ष है, उसके आय और व्यय का एक तरह से ब्यौरा देता है, और जो वर्ष बीत चुका है तो उसका एस्टिमेट भी दिखाता है साथ में। ओके, संशोधित एस्टिमेट जो होता है, वो रिवाइज्ड बजट के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, तो वो भी इसमें दिया रखा होता है। इसके अलावा अगर हम संविधान में बात करें, तो संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है, जैसे आर्टिकल 110 से लेकर के 109 से लेकर के, और कुछ आर्टिकल है जो महत्वपूर्ण है। जिसमें से आर्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 112, जो कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कहता है। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो कि कहीं न कहीं बजट को ही संदर्भित करता है, लेकिन बजट शब्द का हमने उपयोग नहीं किया है, ठीक है? तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इस शब्द का उपयोग किया है। इसी तरह से राज्यों का भी बजट होता होगा, ये तो केंद्र का बजट है ना? तो राज्यों का बजट होगा, तो राज्यों के बजट के बारे में आर्टिकल 202 के अंतर्गत बताया गया है। किसके? आर्टिकल 202 के अंतर्गत उसी तरह से बताया गया है। देखिए, बजट होते हैं, एक समान बजट होता है, एक अंतरिम बजट होता है। अंतरिम बजट होता है, इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। देखिए, एक कब जारी किया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर 2024 में अंतरिम बजट आया था, फिर उसके बाद में जब नई गवर्नमेंट आ गई तो समान बजट आया। देखिए, समान बजट जो होता है, जब सरकार जो होती है नॉर्मल, जब उसका कार्यकाल होता है तभी समान बजट आता है। लेकिन जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, लेकिन 2-4 महीने बचते हैं, तो अंतरिम बजट आता है 2-4 महीने के लिए। तो ये अंतरिम बजट होता है, यानी कि फुल ईयर के लिए नहीं होता है, कुछ समय के लिए लाया जाता है, तो इसको हम लोग अंतरिम बजट बोल देते हैं, या फिर वोट ऑन अकाउंट भी बोल देते हैं। देखिए, ओके, और इसके बारे में
इसे बोट ऑन अकाउंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि आर्टिकल 116 के अंतर्गत गवर्नमेंट है वो भारत की संचित निधि से जो धन है उसकी अनुमति मांगता है खर्च करने की 2 माह के लिए। तो इस वजह से इसको बोल दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। देखिए आखिर बजट तैयार कौन करता है? तो आर्थिक मामले का जो विभाग है वो तैयार करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको ये कार्यरत है। इस बजट को तैयार करता है। कब कब इसे प्रस्तुत किया जाता है? तो पहले तो आप लोग जानते थे कि ये 28 फरवरी यानी कि फरवरी का जो लास्ट दिन होता था, उसमें प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं देखो भाई हमको ये चीज़ पसंद नहीं है, देखो इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग फरवरी का जो प्रथम कार्य दिवस होता है, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो समानतः अभी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि कितनी तारीख को पेश किया जाएगा। लेकिन अभी समानतः अगर आप व्यवहार में देखेंगे तो 1 फरवरी को भी प्रस्तुत किया जाता है और इससे 1-2 दिन पहले जो इकोनॉमी सर्वे-वर्वे है वो 1 या 2 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। तो देखिए भारतीय बजट के जनक है वो पीसी महानबोलिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। प्रथम बजट है वो 18 फरवरी 1860 को जेम्स बिल्सन द्वारा यहाँ पर जेम्स बिल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखना है ये भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। संसद है बजट जो प्रक्रिया है वो भी संसद पारित करती है, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। संसद में 6 चरणों से इसे गुजरना होता है। सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर वित्त मंत्री हैं, वो इसमें अभिभाषण देते हैं। मतलब बजट का जो सार होता है, वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आम बहस होती है, 2-3 दिनों की छुट्टी पड़ जाती है, फिर आम बहस होती है। जो आम बहस होती है, ये जो आम चर्चा होती है, आम चर्चा के बाद में फिर छुट्टी डाल दी जाती है। 3 से 4 सप्ताह की छुट्टी डाल दी जाती है। इसी छुट्टी के दौरान यहाँ पर 3 से 4 हफ्ते की छुट्टी पड़ते ही इसी दौरान विभागीय समितियों का कार्य स्टार्ट हो जाता है। विभागीय समितियां हैं, जो भी मांग की जाती है उस मांग पर विस्तार से जांच करती हैं। सभी मंत्रालय, सभी विभाग की विस्तार से जांच करती हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। फिर उसके आधार पर फिर से चर्चा परिचर्चा यानी कि जो चर्चा होती परिचर्चा होती है, फिर उस पर मतदान होता है। यहाँ पर ही कटौती प्रस्ताव भी फिर प्रस्तुत किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं आर्थिक कटौती, नीतिगत कटौती, ओके, सांकेतिक कटौती, इस तरह के जो प्रस्ताव हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं अनुदान की मांगों पर कटौती के लिए। फिर अनुदान की जो मांगे होती हैं वो फिर उससे संबंधित जो भी जो होते हैं विधेयक होते हैं वो पारित होते हैं और फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और वित्त विधेयक पारित होता है। तो अंतिम में आप लोग देख सकते हैं वित्त विधेयक पारित हो जाते हैं। वित्त विधेयक में क्या होता है, तो जैसे कि कोई कर उर में संशोधन करना है तो उससे संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आती हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें जब हमारा देश आजाद होता है तो सबसे पहला बजट है वो आर के जो षडमुखम चेट्टी हैं उन्होंने जो हमारा बजट था वो प्रस्तुत किया था 1947 में 26 नवंबर को, ओके। और ये 200 करोड़ से भी कम का था। आप देख सकते हैं कि इतना तो आजकल छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनकी नेट वर्थ क्या होती है, इससे ज्यादा होती है 200 करोड़ से। तो आप लोग देख सकते हैं मोरारजी देसाई की बात करें तो इन्होंने अभी तक 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। सबसे ज्यादा इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, ओके, मतलब मोरारजी देसाई ने। और अगर हम बात करें 1920-21 में बात करें 1920-21 में 10 मेंबर की एक समिति का गठन किया गया था। उस समय क्या होता था, पहले रेल बजट और आम बजट एक ही में मिक्स पेश किया जाता था, लेकिन आम बजट का आकार बहुत छोटा होता था, रेल बजट बहुत विस्तृत होता था। जिस वजह से आम बजट की जो खामियां थी वो उसी में छुप जाती थी, उनके लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था, जिस वजह से कहा गया कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया जाए। तो इसके लिए एक समिति का गठन करना था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक समिति का गठन किया 1920-21 में। एक समिति जिसको हम एक पर्त समिति के नाम से जानते हैं। इसी समिति ने फिर सुझाव दिया था कि रेल बजट और आम बजट को हमें एक दूसरे से पृथक कर देना चाहिए। अब 1924 में जाकर के फिर जो आम बजट है वो अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। और आप जानते हैं 2017-18 में फिर से क्या हो गया, पुनः जो रेल बजट आम बजट है इसका विलय कर दिया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये निर्णय लिया गया कि आम बजट और रेल बजट है वो अलग अलग प्रस्तुत ही किया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 2017-18 तक जो आम बजट है रेल बजट है अलग अलग प्रस्तुत किया जाता रहा, लेकिन फिर बाद में इसका विलय कर दिया गया। और जो आप लोग जानते हैं डेट है, पहले 28 या 29 फरवरी को बजट जो प्रस्तुत किया जाता था वो 1 फरवरी को प्रस्तुत होने लगा। ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए थे। अब चलिए हम लोग बजट के ऊपर चलते हैं, जो बजट है वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो सारी चीजें आप लोगों ने देखी, हम लोग बजट देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसमें क्लियर ऐड कर लेता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है इधर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जेम्स विल्सन के बारे में आपको बताया था कि प्रथम भारतीय केंद्रीय बजट है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था, अभी जस्ट देखे हैं हम लोग। और साथ में 1947-48 में लियाकत अली खान ने यहाँ पर 1947-48 का जो बजट है वो प्रस्तुत किया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का ये तो अंतरिम सरकार थी। तो अंतरिम सरकार का किसने प्रस्तुत किया था? जो लियाकत अली हैं उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन जो स्वतंत्र भारत, जब देश हमारा आजाद हो गया, तो स्वतंत्र भारत में जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया, वो अभी हम लोग देखे हैं कि जो आर के, जो षडमुखम चिट्टी हैं, अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो सेम ही चीज है, बस आप लोग इधर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बजट किस तरह से ये प्रक्रिया के बारे में अभी मैं आपको बताया था। बजट का वर्गीकरण है, तो एक तरफ राजस्व बजट होता है, दूसरी तरफ पूंजीगत बजट होता है। राजस्व बजट जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो कर राजस्व, यानी कि जो भी राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, राजस्व की जो व्यय होते हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियां जो इसमें इसमें शामिल की जाती हैं, और साथ में जो सरकारी व्यय है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं पूंजीगत बजट में यहाँ पूंजीगत प्राप्तियां और जो पूंजीगत भुगतान कौन से होते हैं? पूंजीगत भुगतान वे होते हैं जिनका निर्माण, अगर हम पैसे का खर्च ऐसी जगह पे करते हैं जिससे किसी आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, या फिर किसी प्रकार की संपत्ति का सृजन होता है, आय के स्रोतों का निर्माण होता है, तो वो कहलाता है, मतलब पूंजीगत भुगतान कहलाता है, या फिर पूंजी निर्माण कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? जब ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को उत्पन्न करे, या सरकार की संपत्ति को कम करे। जैसे कि आपने सुना होगा, विनिवेश के बारे में सुना होगा, तो वो भी एक ये है, या फिर सरकार किसी से ऋण लेती है, लोन लेती है, तो किसी प्रकार की देयता या फिर लाइबिलिटी उत्पन्न हो, ओके, तो वो क्या कहलाएगी? वो पूंजीगत प्राप्तियों में आएगी। ओके, बजट के दो भाग होते हैं। देखिए, जो भाग ए होता है, इस भाग ए में जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं, क्षेत्रवार प्राथमिकताएं होती हैं, संसाधन आवंटन इसमें शामिल किया जाता है। ओके, और भाग बी होता है, ये वित्त विधेयक से संबंधित होता है। यहाँ पर देखिए कराधान का प्रस्ताव होता है कि टैक्स स्लैब क्या होगा, कितना टैक्स रेट लगेगा, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। आयकर में यहाँ पर संशोधन, आयकर में किसी प्रकार का संशोधन करना है, और अप्रत्यक्ष कर यानी कि जैसे जीएसटी हो गया या फिर सीमा शुल्क हो गया, इस तरह की चीजें इसमें किसी प्रकार का बदलाव करना है, तो वो बदलाव से संबंधित प्रावधान है, वो भाग बी में होता है। ठीक है, तो दो भाग होते हैं बजट के। तो भाग ए होता है जिसमें सरकारी योजनाएं, क्षेत्रवार प्राथमिकताएं और धन आवंटन इसमें शामिल होता है। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि देखिए, जो बजट है केवल बजट ही प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन बजट के साथ में देखिए जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे दस्तावेज हैं जो संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जो बजट अभिभाषण होता है, वो प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है, अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और इसके अलावा एफआरबीएम एक्ट के तहत बहुत सारे दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इस बार का बजट है, वो लगभग में हमारा जो बजट था, 50 लाख करोड़ का इस बार का बजट हो गया है। मतलब बजट काफी बड़ा हो गया, 50 लाख करोड़ कहाँ, आप देख सकते हैं कि मतलब 200 करोड़ से भी कम का जहां हमारा बजट था जब हमारा देश आजाद हुआ था, इससे भी कम का बजट था हमारा, जो आज बढ़ करके कितना हो गया है, मतलब 50 लाख करोड़ का। मतलब 50 करोड़ नहीं, हजार नहीं, बल्कि 50 लाख होते हैं, फिर उसमें आगे करोड़ लगा देते हैं। तो इतना बड़ा बजट हो चुका है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं वो लगभग में 34 करोड़ के करीब में है, और पूंजीगत प्राप्तियां वो 16 करोड़ के करीब में है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें व्यय की बात कर ले, तो व्यय जो है, तो हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो हमारा कम है। आप देख सकते हैं सिर्फ 15 15.5 करोड़ के करीब में, और लगभग में 40 करोड़ के करीब में तो क्या है हमारा, मतलब राजस्व व्यय देखने को मिलेगा। यानी कि राजस्व व्यय क्या है, ज्यादा है। जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, देखिए जैसे इधर दिया रखा है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी घाटा, ये अक्सर पूछा जाता है। ये जीडीपी के अनुपात में इसको बताया जाता है। तो आप इधर देख सकते हैं कि देखिए, जो प्रभावी राजस्व घाटा ये क्या है, ये तो राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा कितना है, 4.4 है हमारा। देखिए, जो रिवाइज्ड किया गया था, तो रिवाइज्ड वाला आप देख सकते हैं कि 4.8 है, 4.8 है रिवाइज्ड वाला। तो
और अभी इस बार अनुमानित एस्टिमेट कितना किया गया, जो बजट एस्टिमेट जिसमें बीई का मतलब होता है बजट एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट, बजट में कितना एस्टिमेट रखा गया है कि हमें अपना जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रखना है, 4.4% के करीब में रखना है। कितना? 4.4% के करीब में रखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इन चीजों को ध्यान रखना है। विथ पॉइंट आपको याद रखना है। हर चीज पॉइंट में याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें याद रखने की आवश्यकता होती है। तो देखिए 4.4% के करीब में जो हमारा राजकोषीय घाटा है। और राजस्व घाटे की बात करें, राजस्व घाटा है वो 1.5% के करीब में कितना है, 1.5% के करीब में है। और प्राथमिक घाटा, अभी घाटा क्या होते हैं सब इकोनॉमिक्स में पढ़ा करके रखे हैं। प्राथमिक घाटा जो गवर्नमेंट है जो ऋण लेकर के रखी है उस पर ब्याज का भुगतान करती है, नेट ब्याज का भुगतान करती है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घाटे में से हटा देते हैं। तो जो निकल के आता है वो क्या आता है, प्राथमिक घाटा निकल के आता है। तो प्राथमिक घाटा क्या है, 0.8% के करीब में है। और जो प्रभावी राजस्व घाटा जो राज्यों के लिए अनुदान के रूप में पैसा दिया जाता है, वो भी किसमें आता है, राजस्व व्यय में आता है। लेकिन राज्य सरकारें उसमें से एक हिस्सा पूंजी निर्माण में लगा देती हैं, तो उसको घटा देते हैं। तो क्या निकल आता है, प्रभावी राजस्व घाटा निकल आता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा इस बार कितना है, 0.3। और रिवाइज कितना किया गया है, 1% किया गया। ये ध्यान रखना है, 1% किया गया है। और अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में मतलब लक्ष्य कितना रखा गया है इस बार हमारा, तो लक्ष्य रखा गया है 0.3% के करीब में। ओके, और 0.8% प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा है 1.5%। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब जो लोग यही नहीं जानते हैं कि राजकोषीय, राजस्व और प्रभावी और प्राथमिक घाटा क्या होते हैं, तो इस बार पेपर देना ही बेकार है। यानी कि आप सबसे बेसिक चीज नहीं जानते, यानी कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि देखिए सिलेक्शन है हमेशा वहां से होता है जो आपका स्टैटिक पोर्शन है और उससे रिलेटेड जो भी करंट आया है। बहुत ज़्यादा नई-नई चीज़ें पढ़ करके वो लास्ट एंड ऑफ द टाइम आपको याद नहीं रहेंगी। पेपर के समय वो सारी चीज़ें याद नहीं आएँगी। इतनी तेज़ी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वो सारी चीज़ें याद नहीं आ पाती हैं। देखिए कैपेक्स की बात करें, कैपेक्स क्या होता है, मतलब जो पूंजीगत व्यय होता है, उसी को शॉर्ट में कैपेक्स बोलते हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपेक्स शॉर्ट में बोल दिया जाता है इसको। तो वो कितना है, 15.5% के करीब में आप लोगों को व्यय देखने को मिलेगा। ठीक है? ओके, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15.5 करोड़ के करीब में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग लाख करोड़ में ये सारे दिए रखे होते हैं। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब के सब किस में होते हैं, लाख करोड़ में दिए रखे होते हैं। अब देखिए ये रुपए आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो रुपए कहाँ से आता है, तो आप लोग देख, सबसे ज्यादा रुपए कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है, ये पूछा जाता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं उधार और जो देनदारियां हैं वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। और आप देखेंगे दूसरे नंबर पे पैसा कहाँ से गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा आता है, आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है आयकर है। पहले आयकर नीचे आता था, निगम कर ऊपर आता था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है आयकर क्या है, ऊपर आता है। फिर उसके बाद में आता है जीएसटी। ओके, जीएसटी और इसमें सारे के सारे अन्य कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ अन्य कर और जीएसटी के साथ में 18% के साथ में यहाँ पर तीसरे नंबर पे बना हुआ है। और फिर चौथे नंबर पर अब निगम कर पहुंच गया है। तो निगम कर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग गलत कर देंगे अगर आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और इस बार अगर आपने नहीं देखा है तो गलत कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा उधार लेते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आयकर के माध्यम से, तीसरा है जीएसटी और अन्य कर, और फिर चौथे नंबर पे क्या दिया रखा है, चौथे नंबर पे दिया रखा है निगम कर दिया रखा है। ओके, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कर भिन्न प्राप्तियां पांचवें नंबर पर आती हैं। ठीक है, और फिर उत्पाद शुल्क है वो छठवें नंबर पर है, सीमा शुल्क है वो सातवें नंबर पर देखने को मिलेगा। और ऋण भिन्न प्राप्तियां जो होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती है, वो 1% के करीब में देखने को मिलेगी। अच्छा, रुपए आता कहाँ से है, तो अभी हमने देखा सबसे ज्यादा तो उधारियां और देनदारियां हैं, वहां से सरकार को आता है। दूसरा क्या है, जो आपको आयकर देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, इनकम टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, आयकर से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा आता है। तीसरे नंबर पे जीएसटी और अन्य कर है, बहुत ही सिंपल है। चौथे नंबर पर निगम कर है। ठीक है, इतना ही कम से कम याद रख लेना है, फिर तो आप लोग कॉन्सेप्ट लगा ही लेंगे। कर भिन्न प्राप्तियां फिर पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, फिर सीमा शुल्क आता है। देखिए रुपए जाता कहाँ है, आता कहाँ से वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब खर्च कहाँ पर होता है भाई। तो देखिए सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, वो सबसे ज्यादा जो खर्च है वो अ, राज्यों को जो पैसा दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है,
उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है, यानी कि राज्यों के लिए अनुदान के रूप में। और जो साथ में आप लोग जानते हैं कि मतलब इसमें अनुदान वाला पार्ट, इसमें हाँ राज्यों को जो अनुदान और शुल्क दोनों इसमें देखने को मिलेगा। जो कर हैं और शुल्क हैं, उनमें हिस्सा देखने को मिलेगा। आप लोग पता है कि जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाती है तो उस राजस्व में से एक हिस्सा जो होता है वो देना पड़ता है, राज्यों के लिए देना पड़ता है। अब राज्यों के लिए देना पड़ता है तो आप इधर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर आता है राज्यों को जो पैसा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? अब देखिए ऋण सबसे ज़्यादा लिए तो भाई ऋण में जो भुगतान, ब्याज का भुगतान भी तो सबसे ज़्यादा करना होता होगा। तो दूसरे नंबर पर ब्याज भुगतान देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या है? ब्याज भुगतान है। और तीसरे नंबर पर देखिए जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखने को मिलेंगी। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, वो कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पे यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा-सा गलत हो गया है दोस्तों। यहाँ पर ये चौथा नंबर हो जाएगा, ये चौथा नंबर हो जाएगा, ये पाँचवाँ नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर देखिए 8% के साथ में कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, अभी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा तो पैसा जो है, कर और शुल्क में जो राज्यों को ट्रांसफ़र करता है केंद्र, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ऋण लिया है, तो भाई ब्याज का भुगतान सबसे ज़्यादा कर रहा होगा, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर है जो केंद्रीय क्षेत्रक। देखिए, 2 होती है, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ होती हैं, केंद्रीय क्षेत्रक। केंद्रीय क्षेत्रक की व्यय योजनाएँ होती हैं, जहाँ पर केंद्र सरकार है 100% वहाँ पर व्यय करती है, वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ कहलाती हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 3% देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें रक्षा और सब्सिडी शामिल नहीं है। वो अलग से है रक्षा के लिए, रक्षा और सब्सिडी क्या है अलग से है, देख देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 8% के साथ में ऐसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं, वित्त आयोग के द्वारा जो अन्न हस्तांतरण किए जाते हैं, मतलब बताए गए हैं कि अन्न हस्तांतरण राज्यों को कर रहे हैं, वो भी 8% के करीब में। और साथ में हमारा रक्षा भी कितना है? 8% है। और डिफेंस सर पूछ लिया जाता है तो रक्षा भी क्या है? 8% के साथ में चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर आप लोग इधर देख सकते हैं कि प्रमुख सब्सिडी है, और फिर तो अन्न में आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। और पेंशन भी 4% के साथ में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, एटलीस्ट आपको कुछ तो याद रख लेना। सबसे ज्यादा राज्यों को देते हैं, दूसरे नंबर पर ब्याज भुगतान के रूप में। फिर देखिए इसमें कई सारी और तीसरे नंबर पर आ जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर के बाद में कई सारी चीजें आ जाती है। एक तो रक्षा आता ही आता है 8%, और 8% केंद्र प्रायोजित योजना भी आता है। और वित्त आयोग के द्वारा जो अन्न हस्तांतरण बताए गए, ये हस्तांतरण है कर और शुल्क के रूप में जो हस्तांतरण किया जा रहा है, तो किया ही जा रहा है। इसके अलावा और भी हस्तांतरण किए जाते हैं राज्यों के लिए, वो इसमें देखने को मिलेंगे 8% में, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई होगी। देखिए प्रमुख हम लोग व्यय की बात कर लें, सबसे ज्यादा व्यय जो है वो केंद्र सरकार अपने बजट का कहाँ पर करती है? ओके, मतलब मदों में। आप लोग देखेंगे तो मदों में सबसे ज्यादा है वो रक्षा पर करती है। ओके, तो इनमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर व्यय कर रही है? तो वो देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर हम लोग खर्च करते हैं। डिफेंस के बाद में देखिए अब गाँव वाँव का विकास करना है भाई, शहरों का विकास बहुत कर लिए। याद रखने के लिए कोई भी स्टोरी बना लीजिए। अब गाँव का विकास करना है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास के ऊपर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यहाँ पर खर्च किया जाता है। तीसरे नंबर पर गृह मामले, क्योंकि देखिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गृह मामले जो हैं, मतलब जो होम अफेयर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भाई यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर कृषि और समृद्ध गतिविधियां हैं। और फिर इसके बाद में जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा पहले है, फिर उसके बाद में स्वास्थ्य है। क्या है? शिक्षा है देन स्वास्थ्य है, ठीक है? और फिर अगर आप लोग देख सकते हैं, इधर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी दूरसंचार, इसके बाद ऊर्जा है। तो कुछ चीजें याद रख लेनी है जिससे आपका काम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस पर? सबसे ज्यादा रक्षा पर, फिर गृह मामले पर। ओके, सॉरी, रक्षा पर, फिर ग्रामीण विकास पर, फिर गृह मामले पर, ठीक है? फिर किस पर? गृह मामले पर। फिर आप लोग कृषि और समृद्ध गतिविधियां हैं। फिर शिक्षा स्वास्थ्य, यानी कि शिक्षा पहले है फिर स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है फिर स्वास्थ्य है। और फिर आप लोग इधर देख सकते हैं कि आईटी दूरसंचार, और फिर उसके बाद में ऊर्जा दिया रखा है। देखिए सभी याद नहीं रखना, कुछ याद रख लेना, उसी से आप लोगों का कॉन्सेप्ट निकल आएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस बजट में एमएसएमईज के ऊपर, निवेश के ऊपर, निर्यात के ऊपर, कृषि के ऊपर बहुत विशेष फोकस किया गया है। ओके, देखिए विकसित भारत में जो व्यापक सिद्धांत है, इसमें देखिए एक तो गरीबी उन्मुक्त करना है, और स्कूली शिक्षा गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन 100% लोगों को देना है। और कुशल श्रमिक, 100% कुशल श्रमिक होने चाहिए। 70% महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में जो भूमिका है
वो बढ़ाना है और भारत को विश्व की फूड बास्केट के रूप में विकसित करना। ओके, और गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य देखभाल हो गया, सेवा उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह की कुछ योजनाएं, जैसे इस बार क्या है, विशेष तौर पर दालों पर फोकस किया गया है। 6 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट किया गया है। स्पेशली 3 दालें, अरहर, उर्द, मसूर। कौन कौन सी? अरहर, उर्द, मसूर, जो 3 दालें हैं, अरहर, उर्द, मसूर, ये 3 दालें हैं, इनके ऊपर विशेष फोकस किया गया है। ओके, ठीक है। इसमें क्या है कि जलवायु अनुकूल बीजों को विकसित करना, जो प्रोटीन है उसकी प्रचुरता को बढ़ाना, क्योंकि दाल जो है एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, सभी लोग जानते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, और फसल की कटाई के बाद में भंडारण करने के लिए जो स्टोरेज होते हैं उसका प्रबंधन करना, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इसी तरह से कपास पर विशेष फोकस किया जा रहा है, स्पेशली तौर पर जो लंबे रेशे वाले कपास होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए कपास वाला भी चलाया गया है, उत्पादकता और संधारिता में सुधार करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और इसके आप लोग देख सकते हैं कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें 5F फार्मूला का मतलब क्या है? 5F बोलते हैं, 5F बोलते हैं। मतलब इसमें देखिए, फर्म का मतलब जैसे खेत होता है, उसको हम लोग फर्म बोलते हैं। फर्म से फाइबर तक, और इसी तरह से फाइबर से कारखाने तक, मतलब फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से लेकर के जो फाइबर है वहां तक, और फिर इसी तरह से फाइबर से फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से फैशन तक, और फैशन से फिर फॉरेन तक। तो इसी तरह से 5F बन जाता है, 5F बन जाता है। ओके, यानी कि फार्म से स्टार्ट करके फिर फाइबर, फैक्ट्री, और फिर फैशन, और फिर फॉरेन, तो ये 5F हो गया जा करके। तो इसी वजह से 5F फार्मूले पर ही आधारित दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र एवं उच्च समुद्री क्षेत्र, उच्च समुद्री क्षेत्र से मत्स्य उत्पादन के सतत दोहन के लिए रूपरेखा की बात करें, तो यहाँ पर फोकस है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में भारत का दूसरा स्थान आता है, भारत दूसरे स्थान पर। लेकिन इनलैंड फिशरीज के मामले में अगर हम बात करें, इनलैंड यानी कि जो अंतर्देशीय हम लोग मछली का उत्पादन करते हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? दूसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं। और अ, आप लोग देख सकते हैं कि निर्यात भी हम काफी ज्यादा करते हैं, निर्यात 7,000 करोड़ रुपए मूल्य का हम लोग निर्यात करते हैं। अभी रिसेंटली बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, इस बजट में ये व्यवस्था की गई है। ओके, तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन विपणन के लिए स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड है, आप लोग जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान लोग हैं वो ऋण ले सकते हैं। पहले इसकी सीमा थी, वो बढ़ा करके 3 लाख की गई थी, इस बार और बढ़ा दी गई है, अब बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। तो ध्यान रखना है, अब इसकी सीमा कितनी है? 5 लाख है। यूपीएससी इस तरह की चीजों को अक्सर पूछता है, तो ध्यान रखना है, इस बार सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 5 5 लाख तक कर दिया है। और 7.7 करोड़ जो किसान, मछुआरे और जो भी अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर असम में जो नाम रूप है, यहाँ पर अब यूरिया षड्यंत्र है वो खोला जा रहा है, यानी कि यूरिया की एक फैक्ट्री लगाई जा रही है। भारत में 5 जो यूरिया के जो फैक्ट्रियां हैं या फिर षड्यंत्र हैं, तो उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर है ये ध्यान रख लेना, कभी कभार सही मिलान के लिए आ जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, जो सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। रामागुंडम तेलंगाना में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। हो सकता है आपसे मिलान करके करने के लिए पूछ ले। जरूरी थोड़ी ना कि आपसे पूछेगा कि यूरिया षड्यंत्र निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर स्थापित है। हो सकता है आप लोगों से विकल्प के रूप में, तो आप कहेंगे यार ये हर शहर का नाम कौन याद करके रखता है? तो ये शहरों के नाम नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये करंट में जो चीजें हैं वो चीजें। तो सिकंदरी कहाँ है? झारखंड में। बरौनी बिहार में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। रामागुंडम तेलंगाना में। तलसर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, देखिए, इस बार मैंने आपको बताया कि एमएसएमई इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, जो एमएसएमई हैं उनके लिए अब यहाँ पर निवेश और टर्नओवर की जो टर्नओवर है, इसकी सीमा लिमिट बढ़ा दी गई है। जहाँ सूक्ष्म के लिए जो निवेश है वो 2.5 करोड़ कर दिया गया है। लघु के लिए जो है, लघु उद्योग होते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए 25 करोड़ कर दिया गया है। वहीं मध्यम जो होते हैं उनके लिए 125 करोड़ कर दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें टर्नओवर की बात करें, तो टर्नओवर को भी बढ़ा दिया गया है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 करोड़ कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया, 500 करोड़ कर दिया गया। तो अब ध्यान रखना इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं अगर क्रेडिट गारंटी कवर की बात करें तो जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो भी बढ़ गया है। जो एसएमई है, मतलब इसमें देखिए माइक्रो नहीं है, ध्यान रखना है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एसएमई सिर्फ इसमें शामिल है, इसमें माइक्रो वाली शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो 10 करोड़ कर दिया गया। कितना है? पहले 5 करोड़ था, बढ़ा दिया गया, 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ है, और जो निर्यात करते हैं, निर्यात में सभी शामिल है। अगर कोई भी जैसे कि एंटरप्राइजेस यानी कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे वो स्मॉल हो या फिर मीडियम हो, कोई भी कंपनी है अगर वो निर्यात करती है तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी कवर सभी के लिए 20 करोड़ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टार्टअप के लिए भी 20 करोड़ है, और जो स्मॉल और मीडियम के लिए 10 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। जो लोग निर्यात नहीं करते हैं, जो निर्यात करते हैं उनके लिए क्या होगा, जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो बढ़ जाएगा। और इसी तरह से सूक्ष्म उद्यम के लिए जो क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो 5 लाख रुपए की सीमा के साथ यहाँ पर अनुकूलित क्रेडिट कार्डर्स जो है वो पहले स्टार्ट की गई है। यहाँ पर 10 लाख कार्ड हैं वो पहले जारी किए जाएंगे, और 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए लॉन्च किया गया। ये है मतलब महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सहित 5 लाख जो पहली बार जो उद्यमी है उनके लिए पहली बार उद्यमियों के लिए योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक का जो सावधि ऋण है, मतलब सावधि ऋण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, और इस यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है। निवेश में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 है, वो 2.0 है, इसमें आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर के 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई, और 20 लाख किशोरियों को पोषण की भी सहायता यहाँ पर दी जाएगी। अटल टेकरिंग लैब्स हैं, मतलब 5 वर्षों में जो स्कूल हैं लगभग में 50,000 से अधिक स्कूलों के अंदर टेकरिंग लैब्स हैं वो बनाई जाएंगी। तो इन लैब्स के माध्यम से बच्चों के लिए मतलब प्रयोग करा करके प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से जो विश्वविद्यालय मतलब जो विद्यालय हैं, मतलब जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं गांव के अंदर, तो माध्यमिक विद्यालय और साथ में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जाता है, इनको अब भारत नेट के माध्यम से, भारत नेट परियोजना है उसके माध्यम से ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि चिकित्सा का विस्तार किया जाएगा, मतलब यहाँ पर अतिरिक्त सीटें हैं, जैसे नीट ऊट हो गया, और भी जो डॉक्टर से संबंधित जो चीजें होती हैं उनमें अब सीटों को और जोड़ा जाएगा। 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में यहाँ पर अब 10,000 अतिरिक्त सीटें यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे कुछ उपचार है ना, उन उपचारों के लिए भी जो दवा-उवा में छूट दी गई है वो अभी हम लोग देखेंगे। संपत्ति मुद्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के उद्देश्य से यहाँ पर 2025 से 30 में, तो ये ध्यान रखना है 2025 से 30 के लिए दूसरी संपत्ति मुद्रीकरण योजना है, जैसे पाइपलाइन मोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं, ऐसी ही ये दूसरी मतलब ये पाइपलाइन मुद्रीकरण योजना है वो स्टार्ट की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, 2028 कर दिया गया है। ओके, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर कनेक्शन दिया जा रहा है, नल कनेक्शन, उनके लिए 2028 तक ये बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। लगभग में 80% ग्रामीण आबादी है उनको नल प्रोवाइड करा दिए गए हैं। भले पानी आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन नल प्रोवाइड करा दिए गए हैं। देखिए बिजली क्षेत्र में बात करें तो बिजली क्षेत्र में देखिए, अगर कोई राज्य है वो अपने जीएसडीपी का 0.5% तक यहाँ पर अतिरिक्त ऋण ले सकता है, मतलब जो राज्य की जीडीपी की तुलना में बताया गया है। ओके, जिसको हम लोग जीएसडीपी बोलते हैं। आप कहीं जीएसडीपी क्या है पढ़ चुके होंगे, मतलब जो स्टेट की जीडीपी होती है उसको हम लोग जीएसडीपी के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए जो परमाणु ऊर्जा मिशन है, 2047 तक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है 2047 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन है 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का जो विकसित ऊर्जा का विकास अति आवश्यक है, ये बताया गया है। तो ये टारगेट है 2047 तक कम से कम हमें 100 गीगावाट हम यहाँ पर अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करेंगे इसके माध्यम से। और 2023 तक
5 स्वदेशी रूप से विकसित जो एसएमआर हैं, इन्हें चालू किया जाएगा और इसमें आप देखिए निजी लोगों के लिए भी खोला जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। देखिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वो ओपन किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है वो भी स्टार्ट की गई है। बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐसी कोई चीज नहीं दे रखी है। ओके, देखिए भगवान बुद्ध के जीवन और काल से संबंधित स्थलों पर विशेष फोकस किया गया है। तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ करके रखे होंगे। तो भगवान बुद्ध इस बार बजट में दिया रखा है, तो क्वेश्चन आने की भी संभावना इस बार बहुत ज्यादा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, भगवान बुद्ध के बारे में एक बार देख लीजिएगा आज रात में, अगर आप लोगों को देखना है तो ठीक है। और देखिए पहला जीन बैंक है वो 1996 में, पहला जीन बैंक है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ज्ञान अ, भारतम मिशन जो है 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियां हैं उनको कवर किया जाएगा और इनका दस्तावेजीकरण, डिजिटलाइजेशन एक तरह से किया जाएगा। ओके, तो भारत ज्ञान भारतम मिशन है, ये स्टार्ट किया गया है। जो हमारी पांडुलिपियां पुरानी जो हमारी लिपियां हैं, मतलब जो एक तरह से हमारा ज्ञान है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो वो यहाँ पर दिया रखा है और यहाँ पर ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए एफडीआई, वैसे ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए बीमा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एफडीआई है वो बढ़ गया है। पहले 49% था, फिर ये बढ़ करके 2022 में ये बढ़ करके 47% हुआ था और इस बार इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया। यानी कि बीमा क्षेत्र में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई है वो कितने परसेंट तक संभव है? 100% तक संभव है। कितने प्रतिशत तक? 100% तक संभव है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसी तरह से केवाईसी को और सरल सरल बनाया जाएगा। द्विपक्षीय निवेश संधियां हैं वो काफी की गई हैं। तो उज्बेकिस्तान और यूएई के साथ में हमने जो द्विपक्षीय निवेश संधि है वो हमने किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने संधियां की हैं, भविष्य में ये लागू हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है। देखिए अगर हम लोग अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर बात करें तो उसमें कुछ ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए औषधि और दवाएं जो अभी मैं आपको बताने वाला था, तो देखिए 36 जीवन रक्षक औषधियां जो बहुत महत्वपूर्ण औषधियां होती हैं, इनके लिए छूट दी गई है। मतलब यहाँ पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा उनके ऊपर, मतलब पूरी तरह से सीमा शुल्क से जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो उससे छूट दी गई है। वहीं 6 अन्य जीवन रक्षक दवाएं भी हैं, मतलब 36 ये हैं और 6 अन्य हैं, मतलब 6 अन्य इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, लेकिन इनके ऊपर सिर्फ ये इन पर जो मतलब जितना भी कस्टम ड्यूटी लगता है 5% यहाँ पर रियायत दी जाएगी सीमा शुल्क में, मतलब थोड़ा सा छूट दी जाएगी। तो वो आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सी बीमारियां शामिल हैं, जैसे कि ऐसी दवाएं जो कैंसर से संबंधित हैं, दुर्लभ रोग होते हैं, दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित जो लोग होते हैं, तो ऐसी बीमारियों के लिए जो औषधियां हैं उनके लिए छूट दी गई कस्टम ड्यूटी से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज की बात करें, तो जो महत्वपूर्ण खनिज है इसमें कोबाल्ट पाउडर, लिथियम बैटरी और जो इसी तरह से स्क्रैप, सीसा, जस्ता, ये सारी चीजें हैं, इसको सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। ओके, मतलब जो क्योंकि इनसे हम लोग बैटरियों का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करते हैं। तो अगर हमें अपने यहाँ हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो इन पर कॉस्ट कम होनी चाहिए ना। तो इस वजह से ऐसा किया गया है। अब जैसे देखिए मोबाइल बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना है, तो उसमें बैटरी लगती है। अब बैटरी लगती है तो वो लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो इसके ऊपर एक तरह से इसका प्राइस कम से कम होना चाहिए ना। तो इसके ऊपर जो सीमा उमा शुल्क लगता है उसमें छूट दी जाएगी, ये बोला गया है। और पोत परिवहन क्षेत्रक है, इसमें बोला गया है निर्माण और तोड़ने के लिए कच्चे माल घटक और जो भी पुर्जे होते हैं, मशीनें होती हैं, उन पर भी यहाँ पर अगले 10 वर्षों तक यहाँ पर ये छूट दी जाएगी और ये जारी रहेगी। अगले 10 वर्षों तक जो छूट दी गई है वो और आगे बढ़ा दी गई है 10 वर्षों तक, यानी कि ये छूट वैसे ही मिलती रहेगी। ठीक है, और इसी तरह से देखिए समुद्री उत्पाद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जो बहुत विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, जैसे देखिए फ्रोजन फिश पेस्ट जो होता है, इस तरह के जो उपकरण होते हैं उन पर छूट दी जाएगी। 30% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे ज्यादा लोग उपकरण खरीदे, प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर है
तो आप देख सकते हैं अप्रत्यक्ष कर में टीडीएस और जो टीसीएस है, यहाँ पर ब्याज पर कर कटौती सीमा है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है और किराए पर ये 6 लाख रुपए कर दी गई है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे ये पूछता उछता नहीं है आप लोगों से, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि पूछ ले, तो आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रख लेना है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जो स्लैब है, जो पुराना वाला स्लैब ही है, लेकिन अब इसमें क्या है कि 12 लाख रुपए तक की आय है, उस पर जो इनकम टैक्स की बात करें, आयकर की बात करें, तो आयकर के ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक। कितने लाख रुपए तक? जो 12 लाख रुपए तक वार्षिक कमाते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, उनकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में मानक कटौती बोलते हैं, ये भी 75,000 दिया जाता है। यानी कि आप कुछ पैसा अगर, जैसे कि राष्ट्रीय बचत पत्र या फिर कुछ प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं, अगर आप उसमें निवेश करते हैं, तो सरकार आपको अतिरिक्त 75,000 रुपए पर भी टैक्स से छूट दे देती है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लोग उस नियम के अनुसार निवेश करते हैं। लेकिन 12 लाख रुपए तक जो छूट है वो सभी को मिलेगी। तो अभी जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है, उस पर क्या है, यहाँ पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। तो आप कहेंगे, देखिए जैसे आप लोग देखेंगे 0 से 4 लाख पर तो टैक्स क्या है, शून्य है ही है। और फिर 4 से 8 लाख की जो इनकम होती है, उस पर 5% का टैक्स लगता है। तो 5% का टैक्स लगता है। 1 लाख पर 5% कितना हुआ, 5,000 हो गया। और 4 लाख पर कितना हो गया, 5 5 चौक 20, यानी कि 20,000 का टैक्स हो गया यहाँ पर। कितने हजार का? 20,000 का टैक्स हो गया यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर 8 से 12 यानी कि 4 लाख पर कितने लगेगा, 10%। तो 20 का दुगना कर दीजिए, क्योंकि 5 की जगह 10% लग रहा है, तो 40,000 यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। यानी कि किसी की अगर कोई 12 लाख रुपए कमाता है, 12 लाख कमाता है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? उसको 60,000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन इस बार बजट में कह दिया है कि जिनकी इनकम है 12 लाख रुपए तक है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, 60,000 का जो टैक्स बनना है, इस टैक्स में क्या दे दी है कि छूट दे दी गई है। यानी कि ये शून्य टैक्स माना जाएगा। ये शून्य टैक्स माना जाएगा, यानी कि जो 60,000 जो आपको टैक्स पे करना था, वो टैक्स नहीं पे करना है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए इनकम तक, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके ऊपर विशेष फोकस कर रही है, जिससे मांग में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि वैश्विक लेवल पे आप देखेंगे कि मंदी की स्थिति चल रही है, मांग इतनी ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो मध्यम वर्ग है, इसके अंदर पोटेंशियल है बहुत। मांग का क्या है, मतलब डिमांड को बनाए रखने में इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट है कि हमारी आर्थिक समृद्धि इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाह रही है कि लोगों के पास पैसा बचे, सरप्लस बचे। जब सरप्लस बचेगा तो दौड़ते दौड़ते सामान खरीदने जाएंगे। सामान खरीदने जाएंगे तो इससे मांग बनी रहेगी मार्केट के अंदर। तो अगर हम वैश्विक स्तर पर मंदी है, कोई बात नहीं, हम अपने घरेलू स्तर पर मांग उत्पन्न कर लेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी होती है। देखिए, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर है, इनमें अब आप लोग देख सकते हैं कि निजी निवेश इसमें संभव है। वैसे परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश संभव नहीं है, लेकिन ये आखिर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, जो जिनकी क्षमता होती है 300 मेगावाट से कम की क्षमता होती है, उनको हम लोग स्मॉल, यानी कि मतलब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बोल देते हैं। इनके माध्यम से हम मतलब विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है। यहाँ पर वेट ब्लू लेदर देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक प्रकार का कच्चा लेदर होता है। इसमें क्रोमियम लवक और साथ में जो क्रोमियम सल्फेट होता है, इसका उपयोग करके जो चमड़े के ऊपर से बालों को रिमूव कर दिया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक तरह से वेट ब्लू लेदर के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए रखे हैं। जैसे अनुच्छेद अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 है, ये बताता है धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया, इसके बारे में बताता है। 110 बहुत महत्वपूर्ण है। 110 धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में बताता है। 112 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग बात किए थे, ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। 114 है, वो विनियोग विधेयक। और 15-16 है, ये जो आप लोग जानते हैं अनुदान की मांगे की जाती है, अनुपूरक, अतिरिक्त और जो एक तरह से अधिक अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, इस तरह के विभिन्न प्रकार के अनुदानों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मैं पढ़ाया हूँ पॉलिटी में बहुत अच्छे से। तो ये इन अनुदानों के बारे में बताया गया है 15-16 में। ठीक है? और 151 में आप लोग देखेंगे कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है, उसके बारे में बताया गया है। 266 है, वो राज्य के संघ और राज्य की जो संचित निधि होती है और सार्वजनिक खाते होते हैं, उनके बारे में बताया गया। आकस्मिक निधि है,
वो आप लोगों को 267 में देखने को मिलेगी, 280 में, जो वित्त आयोग के बारे में। इस बार वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए बजट आपका खत्म हो गया। अभी मैं आप लोगों के लिए पढ़ा दूंगा यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन रिपोर्ट। वो वन रिपोर्ट अभी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दूसरी वीडियो आप लोग चैनल पे विजिट करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, तो हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को ब्रेक करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।